वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे स्वीट 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 ब्यूटीफुल बच्चों। डिस्कशन करना है कौन सा? एसोफेगस। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी, है ना, और tooth, tongue, pharynx in the last video. Salivary gland also we have finished. Now we are going to discuss about the esophagus next to pharynx, है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग क्या होता है, nasal cavity, oral cavity दोनों connected है। यहाँ पे common passage which be called pharynx, है ना, pharynx। और pharynx leads to, यहाँ पे pharynx leads to esophagus and फ्रंटल साइड इट लीड्स टू व्हाट, योर लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है। और वॉइस बॉक्स का जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या पढ़ा था? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करके था एपीग्लॉटिस, ये कार्टिलेज का बना हुआ था, कार्टिलेजिनस कवरिंग और फ्लैप। ये नॉर्मली क्लोज रहता है जब हम लोग खाना निगलते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्कस कर चुके हैं। अब लैरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया लीड्स टू what? Bronchi, which enters into the lungs, and all this we are going to discuss in the respiratory system. अभी डाइजेशन में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ईसोफेगस को देखना है। ईसोफेगस क्या है? फ्रंट में मिल गया हम लोग को विंड पाइप, ये ट्रैकिया बन गया नीचे की तरफ। पीछे इसके बैक हॉलो मस्कुलर ट्यूब, ये है हमारा ईसोफेगस, ये वाली ट्यूब, ठीक है। लेंथ कितना है? 22 to 25 सेंटीमीटर अराउंड, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब, मसल का बना हुआ है, हॉलो ट्यूब है। खाना हम लोग उसमें निगलते हैं, है ना। खाना जो स्वैलो करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते थे? डेग्लिटिशन। और डेग्लिटिशन का स्टेज कहाँ था? बकल स्टेज था, फेरेंजियल स्टेज था, और नेक्स्ट अभी इसोफेजियल स्टेज, इसोफेगस में भी नीचे जाएगा, फंक्शन में पढ़ने वाले आगे। सो ये हॉलो मस्कुलर ट्यूब हम लोग का इसोफेगस है, जो खाना नेक्स्ट डाउन द लाइन ये स्टोमक में भर देता है। सो इसोफेगस इज कंटिन्यूड एज अ जे सेप्ट हॉलो व्हाट डिस्टेंडेड पार्ट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमैक। ये आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ दिस ट्यूब इज योर इसोफेगस, स्टार्ट्स एट द सर्वाइकल रीजन, गर्दन का रीजन में हम लोग का स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में ये फिर क्या होता है? आगे माने नीचे बढ़ता है। और यहां पे देखो एक बड़ा सा मैंने ब्लू कलर का यहाँ बैंड दिखाया हुआ है, ये मस्कुलर बैंड है विच वी कॉल डायाफ्राम, DIAPHRAM, डायाफ्राम। This muscle band normally divides your thoracic cavity or separate thoracic cavity from the abdominal cavity. तो इसका नीचे जो है abdominal cavity है, इसके ऊपर क्या है? thoracic cavity है। देखो एक बड़ा सा पोर्शन इसोफेगस का कहाँ पे है? thoracic cavity में। cervical region में अराउंड एक स्मॉल पार्ट रहता है, अराउंड 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डाउन द लाइन इन द thoracic cavity, chest cavity अराउंड 20 सेंटीमीटर, एंड लास्ट 1-2 सेंटीमीटर अराउंड ये स्मॉल पोर्शन abdominal cavity में रहता है, ठीक है। नाउ इसोफेगस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, ऊपर का नीचे का 2, मतलब 3 सेगमेंट, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3। अपर 1/3 इट इज व्हाट? मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। अब मसल में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, तो 3 तरह का रहता है। स्ट्राइटेड मसल जो वॉलंटरी रहता है, इनवॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड लास्ट वन इज द कार्डियक मसल। नाउ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, अपर 1/3। फिर मिडल में जाएंगे, मिडल इज अ मिक्सचर ऑफ स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स, दोनों रहते हैं। एंड डाउन द लाइन लोअर 1/3, इंफीरियर 1/3 किससे बना हुआ है? टोटली स्मूथ मसल्स। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। अब ये हो गया 3 जोन में हमने डिवाइड किया, इसको देखा। अब इसका ओपनिंग देख लेते हैं। एक ओपनिंग ऊपर की तरफ है जिसको हम लोग क्या बोलते थे? गलेट, GULLET, गलेट, है ना। तो नेक्स्ट टू फेरिंग्स, यहाँ पे गलेट है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक मस्कुलर रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इट्स अ थिक, मोटा वाला। देखो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, ऊपर में देखो रेड कलर का, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया हुआ है, तो
दोनों साइड का दिखाया है, यहाँ पे मैं पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। ये अपर रीजन ऑफ इसोफेगस, इसके अंदर में मसल्स थिकेंड हो गया, मोटा हो गया, ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर, सपोज दिस वन, ये वाली है ना। ऐसा ही और एक रिंग नीचे की तरफ यहाँ पे भी मिलेंगे, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये वाला और ये वाला। ये अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर है, अपर यूओ मैंने शॉर्टली लिखा हुआ है, अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर, SPHINCTER, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या है? एक थिक मसल रिंग है, मस्कुलर रिंग है ना, जो क्या करता है, आपका ये जो ओपनिंग है, सपोज ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है? गलेट है ना, और यहाँ से खाना जाता है, अब जाएगा तो इसको कंट्रोल करना है, राइट। तो कंट्रोल दैट दिस रिंग कैन कंट्रैक्ट और रिलैक्स। अब जब कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? इसका ओपनिंग बंद हो जाता है, रिलैक्स होता है तो अलाउ करता है, राइट। सो स्पिंक्टर जैसे अपर है, यहाँ नीचे भी और एक मिलेगा आपको, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ये लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर लास्ट में रहता है, ये अपर में रहता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये मस्कुलर रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है इन ऑर्डर टू अलाउ द फूड पैसेज, है ना, क्लियर। तो दो ओपनिंग हो गया, एक ऊपर का एक नीचे का। नाउ डाउन द लाइन आफ्टर दिस स्पिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, इट लीड्स टू व्हाट? स्टोमक। तो क्योंकि ये जो स्पिंक्टर है ये मसल का बना हुआ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर इट इज स्केलेटल इन नेचर, राइट, और लोअर वाला जो है वो स्मूथ मसल का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोनों स्पिंक्टर, दो ओपनिंग, दो स्पिंक्टर, मसल का हमने देखा स्ट्रक्चर, 3 जोन में देख लिया, अपर स्केलेटल, लोअर स्मूथ मसल्स एंड मिक्सचर ऑफ बोथ इन द मिडल पोर्शन। हो गया इसोफेगस का 25 सेंटीमीटर अराउंड लॉन्ग हॉलो ट्यूब दिख गया हमें। इसका मेजर पोर्शन थोरैक्स में मिला, सर्वाइकल रीजन से छोटा एंड एब्डोमिनल पोर्शन में छोटा सा। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर इट्स हिस्टोलॉजी, मतलब इसके अंदर क्या क्या सेल्स और टिश्यू, हाउ दे आर गेटिंग अरेंज्ड, दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में मेरा जो पहला वीडियो था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था 5 मिनट्स का, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दैट। द बेसिक 4 लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। कहीं पे भी अगर स्टोमक बोलो, इसोफेगस बोलो, डियोडेनम बोलो, कहीं पे भी काटेंगे तो क्या 4 लेयर्स मिलने वाले हैं, है ना। अगर ये हॉलो ट्यूब है, ये हॉलो ट्यूब है, अगर उसको हम लोग ऐसा काटेंगे, अगर यूं काटेंगे ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन, इफ यू टेक ए ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ऐसा क्या दिखेगा हमें? राउंड राउंड दिखेगा, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे 2D में दिखेंगे तो ऐसा वाला राउंड दिखेगा, देख पा रहे हो आप लोग, ये लंबाई में है। अगर ऐसा काटेंगे तो ऐसा राउंड उसका दिखेगा। और हॉलो ये जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। और उसके चारों तरफ डिफरेंट देखो टिश्यू का लेयर्स बना हुआ है। एंड द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर जो लेयर है, देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, इसको हमने ऐसा काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, दिस इज व्हाट द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आउटर लेयर है, देख पा रहे हो आप। लेट मी यूज द मार्कर, ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, यूं काटा हमने। ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पे अगर ऐसा बड़ा से दिखाऊं तो ये वाला आउटर लेयर है, दिस वन इज द आउटर लेयर। ये इनर हॉलो स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, और डिफरेंट फिर अदर लेयर्स आर देयर, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके अभी यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये वाला आउटर लेयर, यहाँ पे आउटर लेयर दिखाऊं, ये वाली, फिर अंदर का ये ल्यूमेन है, हॉलो स्पेस है, देख पा रहे हो आप, और ये बाकी सब लेयर्स हैं, लेयर्स आफ्टर लेयर्स। इसको ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। सो ये 3D का और 2D का व्यू कंपैरिजन देख पा रहे हो आप लोग, क्लियर हो रहा है। तो ये जो आउटर लेयर मैं दिखा रहा हूं, ये बाहर, ये आउटर लेयर क्या है हमारा? नॉर्मली स्टोमक देखो, इंटेस्टाइन देखो, मिलता है आउटर लेयर क्या है? सेरोसा, ACROSA, सेरोसा। बट यहां पे एक एक्सेप्शनली ये जो सेरोसा यहाँ पे नहीं होता है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेरोसा, व्हाई इट इज एब्सेंट हियर? सेरोसा क्या होता है? आउटर लेयर रहता है, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसके चारों तरफ एक इपिथेलियल लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोथेलियम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। प्रीवियस वीडियो में कुछ कनेक्शन मैंने दिया हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो जर्मिनेटिव लेयर्स कैसे है। तो सिक्वेंशियली इफ यू फॉलो ऑल द वीडियोज यू विल गेट ए कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट आई कैन से। तो यहाँ पे जो है बाहर का लेयर,
यहाँ पे ये जो मेसोथेलियम बाहर का जो लेयर है जो विसरल पेरिटोनियम बनाता है, जिसका एब्डोमिनल कैविटी में कनेक्शन रहता है, वो नहीं है। लेकिन रिमेंबर, जो लास्ट का पोर्शन यहाँ पे है ना, आपका देख पा रहे हो इसोफेगस, जो एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ पे इसको सेरोसा कवर करता है, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे सेरोसा होता है। लेकिन बाकी ये जो है, ये बाहर लेयर जो थोरेसिक कैविटी में रहता है, यहाँ पे रहता है सर्वाइकल रीजन में, ये लेयर सेरोसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें विसरल पेरिटोनियम जो मेसोथेलियम है वो एब्सेंट रहता है। एंड द कनेक्टिव टिश्यू विच कवर्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये देखो, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, द आउटर लेयर, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसोफेगस में आपको मिला यहाँ पे। अगेन इफ यू गो टू द लास्ट पोर्शन, लाइक यू नो द कॉलन रेक्टम, जब जाओगे वहाँ पे रेक्टम एनल कैनल, उस जगह पे फिर मिलेगा आपको ये कनेक्शन ट्यूनिका एडवेंटिशिया का। तो इसके बाद जो स्टोमक मिलेगा, इंटेस्टाइन मिलेगा, वहाँ पे सेरोसा ही मिलेगा। बट यहाँ पे इसोफेगस का आउटर लेयर जो है सेरोसा नहीं रहता है, सेरोसा की जगह पे क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एंड व्हाट इज द टिश्यू डिफरेंस और द सेल्यूलर डिफरेंस? उसमें कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और किसमें, सेरोसा में कनेक्टिव टिश्यू बाहर में रहता है और उसको कवर करता है एक इपिथेलियल लेयर, मेसोथेलियम। मेसोथेलियम क्यों बोलते हैं कि मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। इपिथेलियम पता है, जो स्क्वैमस सेल्स सब लेयर बनाते हैं या कॉलमनर सेल्स लेयर बनाता है, लेयर। थेलियम मीन्स लेयर, इपिथेलियम ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू कैन रेफर देन गेट द आइडिया अबाउट दैट। तो अभी समझ में आया ये चीज, बाहर का लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, and mostly they are densified with the collagen fibers, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके अंदर में जाएंगे, मतलब बाहर से यहाँ, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। बाहर का लेयर हमें मिल गया ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ग्रीन कलर का, ये लंबे लंबे यूं राउंड दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में ऐसा मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसा लंबाई में दिखाऊं मैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह से रहेंगे। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे दिखेंगे, यहाँ पे राउंड दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। सपोज जैसे दिस आर द मसल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इस तरह से है, यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसको अगर हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा राउंड दिखेगा। तो वही चीज़ मैंने दिखाया हुआ यहाँ पे, इस तरह से लंबाई में बहुत सारे ऐसा, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ ऐसा ग्रीन में दिखाया हूँ मैं, लंबे लंबे, अगर काटेंगे तो कैसे दिखेगा, राउंड दिखेगा ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो यहाँ पे दिखाया है ये सब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देखो ग्रीन कलर का मैंने गोले गोले बनाया हुआ है पे, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल। देखो यहाँ पे मैंने लेवल किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लंबाई में। नेक्स्ट टू दैट वन मोर, यहाँ पे रेड में दिखाया मैंने ऐसा, ये है सर्कुलर मसल्स, मसल्स अरेंज्ड इन सर्कुलर फैशन। यहाँ पे ऐसा रस्सी अगर हम लोग लपेट लेंगे ऐसा राउंड सर्कुलर फैशन में, दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मसल्स। तो बाहर का एक लॉन्गिट्यूडनल मसल बन गया और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल का लेयर बन गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं बोलूँ ये है सर्कुलर मसल और ये वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल, देख पा रहे हो। सो ये दोनों मसल लेयर को मिला के जो टोटल दिस जोन, राइट, ये दोनों को मैंने मिला के यहाँ पे दोनों मिला के क्या लिखा है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, ये बाहर की तरफ है उसके लिए एक्सटर्ना, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मस्क्यूलोसा। इट इज टू लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर सर्कुलर मसल, राइट। अब ये दोनों का बीच में देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ब्लैक कलर के, यहाँ पे सब रिंग टाइप का स्ट्रक्चर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक जैसे इलेक्ट्रिक वायर का एक बंडल जैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स का बंडल्स देख पा रहे हो आप यहाँ पे, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड द सर्कुलर मसल। इनर वाला ये सर्कुलर मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, दोनों का बीच में यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये क्या है, दिस इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्वस टिश्यू जानते हैं हम लोग, ईच नर्वस टिश्यू contains what, many numbers of nerve cell, what we call neurons। अब न्यूरॉन का पता है, अगर न्यूरॉन को मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ ऐसा दिखता है ना, एक आपके साइटन रहता है, डेंड्रन्स डेंड्राइट्स रहता है, एक बड़ा सा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सन, है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक वायर की तरह एक छोटा सा जो सेल है वो
काफ़ी सारे कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की तरह ये छोटे छोटे सेल्स, लंबे लंबे सेल्स लगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और पूरा बॉडी में फैले हुए रहते हैं। और इन्हीं का ही बंडल हमारा बन जाता है ब्रेन। फिर वो नैरो डाउन होके क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड विच नेविगेट्स थ्रू योर वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है उसके अंदर में घुसा हुआ रहता है। और यहाँ से काफ़ी सारे नर्व्स निकलते हैं, जो ब्रेन का नर्व्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर राइट, 12 पेयर लेफ्ट, क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर ऑफ नर्व्स। फिर स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, है ना, 31 पेयर, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। देखो नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन हर सिस्टम में लगेगा, हर जगह पे लगेगा। दो सिस्टम हमारा बॉडी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट इसके ही चलते हैं, क्योंकि आगे जाके पढ़ोगे तो इसके पूरा कनेक्शन लगेगा। तो जहाँ जहाँ पे कनेक्शन लगेगा मैं दूंगा 100%, लेकिन नर्वस सिस्टम जब जाएंगे तो और डिटेल पढ़ने वाले हैं। एनीवे, तो ये जो है आपको मिला, क्या है, नर्व सेल्स का नेटवर्क पूरा ऐसा फैला हुआ है रिंग की तरह, किसके बीच में, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में। और इसको बोलते हैं हम लोग प्लेक्सस, PLEXUS, प्लेक्सस, ठीक है। और इसका एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, मायंटेरिक प्लेक्सस, MYENTERIC, मायंट्रिक। मायो स्टैंड्स फॉर मसल्स, इसका और एक नाम क्या है, ऑरबैच प्लेक्सस, AUERBACH, ऑरबैच प्लेक्सस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अगर इसका प्रेजेंस ना हो, नर्वस सिस्टम का अगर प्रेजेंस ना हो, न्यूरॉन्स ना रहें, तो इलेक्ट्रिक करंट के जैसा इम्पल्स, जो एनर्जी वेव हमारा बॉडी में दौड़ता है, तभी तो मच्छर काटता है, कुछ भी सेंसेशन होता है, हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन जो काम करते हैं, स्मेल करते हैं, कैसे होता है, ये बाहर का जो चेंजेस होते हैं, स्टिमुलस दैट वी कॉल, इट गेट्स इन टू द बॉडी थ्रू दिस सेंसरी नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक, तभी हमें पता चलता है कुछ भी होता है, मच्छर काटता है, ठंडा है, गर्म है, एनी सेंसेशन, एनीथिंग वी नो अबाउट दिस नर्व इम्पल्स, जो कि एनर्जी वेव जाता है। तभी यहाँ से अगर स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ईसोफेगस के अंदर कुछ भी हो रहा है, उसको सिग्नल कैसे मिलेगा, सिग्नल जाएगा कैसे, सिग्नल आएगा कैसे। दैट इज वाई द नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू एवरीवेयर इन द बॉडी। सो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ऑरबैच प्लेक्सस और मायंटेरिक प्लेक्सस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल का बीच में रहता है, ठीक है। फिर इनर की तरफ, अंदर की तरफ अब जाएंगे तो और भी लेयर्स मिलते हैं हमें। क्या लेयर मिलेगा, नेक्स्ट, दिस जोन इज नोन एज सबम्यूकोसा। इसको सबम्यूकोसा क्यों बोलते हैं, सब यानी बिलो। अब अंदर का जो लेयर है, देखो यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, आपका म्यूकोसा है। अभी इसके बाद देखने वाले हम लोग म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में अंदर का लेयर देखने वाले हम लोग, उसके नीचे अगर ये है तो हम लोग उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा, राइट, ये है सब म्यूकोसा। अब जो सब म्यूकोसा ये वाली लेयर है, देख रहे हो आप, ये वाला, नेक्स्ट टू मीन्स इनर टू सर्कुलर मसल, इनर टू सर्कुलर मसल, ये वाला। इस जोन में हमें देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कुछ ब्लड वेसल्स, जो ट्रांसफर सेक्शन, अगर ब्लड वेसल्स ऐसा है तो इसको ट्रांसफर सेक्शन लिखेंगे, मतलब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, देन लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल्स यहाँ पे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद अंदर की तरफ द इनर मोस्ट लेयर, अंदर की तरफ जो लेयर है, ल्यूमेन को लग के, ल्यूमेन को सराउंड करके जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में 3 लेयर होते हैं। द इनर मोस्ट जो ल्यूमेन को लग के है, देखो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे यहाँ पे सेल्स बनाया हुआ है, देखो ये जो सेल्स हैं, छोटे छोटे मोती का दाना की तरह सेल्स यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका एपिथेलियल सेल्स हैं। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा में 3 लेयर, इनर मोस्ट वाला ये एपिथेलियल लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल लेयर को एपिथेलियल बोलेंगे। और क्योंकि म्यूकोसा का है तो म्यूकोसल एपिथेलियम बोलेंगे या एपिथेलियल म्यूकोसा, ठीक है।
ये हो गया। इपिथेलियल म्यूकोसा का नीचे यहाँ पे ये जोन यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे हो आप, जो वाइटेस्ट पोर्शन है जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का, यहाँ पे कुछ मैंने डॉट्स दिया हुआ है, राउंड बनाया हुआ है ना, ये वाली पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, है ना। किसके नीचे? म्यूकोसल एपिथेलियम का नीचे। म्यूकोसल एपिथेलियम ये वाली हो गया, ये है अंदर की तरफ, लेमन की तरफ ये फोल्डेड है, इन फोल्डिंग्स है, देख पा रहे हो आप। और इसके नीचे ये वाली क्या है आपके, ये जोन जो है लैमिना प्रोप्रिया, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू, राइट। लैमिना प्रोप्रिया, इसमें फाइन ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, नर्व एंडिंग्स, ये सब गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इट्स ए मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। नेक्स्ट टू दैट उसके नीचे देखो, यहाँ पे मैंने एक पतला सा लेयर बनाया, मसल का ये बनाया हुआ है, ये वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, देखो म्यूकोसा का आउटर मोस्ट लेयर है लेकिन मसल का बना हुआ है, उसके लिए मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। इसको मस्क्यूलरिस इंटरना भी बोलते हैं कि अंदर की तरफ है। और मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना किसको बोल रहे थे हम लोग? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल, ये दोनों को बोलते हैं सर्कुलर मसल्स एंड द लॉन्गिट्यूडिनल मसल टुगेदर दे वेर नोन एज व्हाट? एक्सटर्ना, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। लेकिन अंदर की तरफ ये जो है म्यूकोसा का आउटर मोस्ट लेयर मसल का बना हुआ, इसको बोलते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। क्लियर? तो अंदर से अगर बाहर आएंगे, अभी बाहर से अंदर गए, थोड़ा अंदर से बाहर आ जाते हैं। अंदर का क्या है? एपिथेलियल लेयर, दैट इज म्यूकोसल एपिथेलियल लेयर, म्यूकोसा का एपिथेलियम है। उसके नीचे क्या मिला? लैमिना प्रोप्रिया, अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज अंडर द म्यूकोसा। फिर एक मसल का पतला सा लेयर देख रहे हो आप, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। सो 3 लेयर्स, एपिथेलियल, लैमिना प्रोप्रिया, देन मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ये तीनों को मिला के हमने बोला इसको म्यूकोसा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है। कौन सा? ये जो एपिथेलियल लेयर है इसका कैटेगरी क्या है, कौन सा टाइप का है? स्ट्रैटिफाइड, बताया था प्रीवियस वीडियो में, रेफर करना। मेनी जब लेयर्स रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड। तो यहां पे और भी काफी ऐसा लेयर्स होते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एंड रिमेंबर इट इज नॉन कैरेटिनाइज्ड, इसमें केराटिन नहीं रहता है, केराटिन नहीं रहता है। जैसे हम लोग का टंग सरफेस में वगैरह में, गम में हमारा केराटिन रहता था, यहाँ पे केराटिन नहीं रहता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड। रिमेंबर, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर अंदर का म्यूकोसा खत्म होने के बाद ये जो लेयर है सब म्यूकोसा, बिलो द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हैविंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स, lymph vessels, all these stuffs, right? Next to that, 2 muscles layers, circular and longitudinal. In between them we have Orbach plexus or Myenteric plexus, nerve connection. आपके यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे जो नर्व मिला जिसको प्लेक्सस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना हो, इसके जो नर्व्स के जो ब्रांचेस है अंदर की तरफ, ऐसा देखो अंदर की तरफ यूं इसके पतले पतले ब्रांचेस गए हुए हैं, और जाके यहाँ पे और एक रिंग बना है। कहाँ पे? जस्ट बिलो द सबम्यूकोसा, बिलो द सबम्यूकोसा, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, बिलो द सबम्यूकोसा एंड अबव द व्हाट? मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। यहाँ पे आपके रिंग बन गए, ऐसा नेटवर्क। इसको बोलते हैं मिज़नर प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? मिज़नर प्लेक्सस, मिज़नर्स प्लेक्सस। ये सबम्यूकोसल प्लेक्सस है, क्योंकि अगर नर्व का सिग्नल आया, अब जो भी नर्व का सिग्नल आता है, एक देखो सेंसरी होता है हमारा, कहीं पे भी बॉडी में मच्छर काटता है, वहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को, फिर ब्रेन से पता चलता है मच्छर को मारते हैं। ये सिंपल रिफ्लेक्स है, न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है, एक जगह पे हम लोग रिसीव करते हैं, नर्व एंडिंग रहता है, और वो लेके देता है हमारा ब्रेन का सेंसरी एरिया में, सेंसरी से मोटर एरिया को जाता है एसोसिएटेड न्यूरॉन से, एसोसिएटेड न्यूरॉन के बाद जो मोटर एरिया है ब्रेन का, वहाँ से फिर मोटर नर्व सिग्नल भेजता है, फिर हम मच्छर को मारते हैं। यह है रिफ्लेक्स, एक आर्क, एक पैथवे, और इसमें रिफ्लेक्स एक्शन बनता है। इस तरह से सेंसरी नर्व क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है, और मोटर नर्व सिग्नल लेके आता है डिफरेंट ऑर्गन के लिए। तो यहाँ पे जो मायंट्रिक
प्लेक्सस देख रहे हो, ये मेजनर प्लेक्सस देख रहे हो, ये दोनों जो बना हुआ है ये एक ना एंटरिक सिस्टम होता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम रहता है, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ने वाले हम लोग, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, राइट, एंड अगेन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अंडर दिस वी हैव voluntary nervous system and autonomic nervous system. Autonomic nervous system again can be divided into parasympathetic and sympathetic nervous system. Parasympathetic normal काम के लिए लगे रहता है और sympathetic abnormal situation में आगे आता है, तो ये दोनों बैलेंस करते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो ब्रांचेस है, जो ब्रांच है नर्व्स, वो अराउंड 100 मिलियंस या उससे ज़्यादा नर्व्स मिलके हमारा ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस में फैला हुआ है, राइट, and they are referred as enteric nervous system. They forms this plexus. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। नेक्स्ट, ये हिस्टोलॉजी हमें ख़त्म हो गया। अब हिस्टोलॉजी के बाद जो टिश्यू सिस्टम हमने देखा, इसका कनेक्शन देखा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब ये काम क्या करता है। से फॉर एग्जाम्पल फूड हमने खाया, ऑलरेडी वी डिस्कस इन द बकल कैविटी। देखो यहाँ पे बकल कैविटी में खाना हमने खाया, यहाँ पे फूड ले लिया, व्हाट इज दिस, ये फूड है, ये है आपके फूड। अब सैलिवरी ग्लैंड से देखो, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सैलिवरी ग्लैंड इन द प्रीवियस वीडियो, वी कैन वंस अगेन चेक इट आउट। यहाँ से आता है पैरोटिड का, यहाँ से आता है सबमैंडिबुलर का, यहाँ से आता है सबलिंगुअल, और सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, चीविंग होता है, मैस्टिकेशन होता है, उसके बाद सलाइवा इसके साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद जो बॉल जैसा फूड मास बन जाता है, मीन्स द च्यूड फूड प्लस सलाइवा, दैट इज नथिंग बट योर बोलस। बोलस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बोलस, द मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा जो मिक्स होकर बॉल जैसा मास बन जाता है, दिस फूड इज बोलस। अब इसको हम लोग निगल लेते हैं, ये देखो नीचे आता है, बकल कैविटी से कहाँ आता है, फेरिंग्स में, और जो स्वैलो करता है टंग उसको पुश करता है, फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्वैलोइंग, या फिर इसको बोलते हैं डेग्लिटेशन। द प्रोसेस इज डेग्लिटेशन। डेग्लिटेशन नीचे ये क्या करता है, फूड बोलस जाता है, और फिर क्या होता है, ये डेग्लिटेशन एक फंक्शनल पार्ट है इसका, लेकिन आगे जब जाएगा ये कैसे, जैसे अजगर निकलता है ना, कैसे खाना उसका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर नीचे जाता है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। ये खाना अंदर जाएगा, यहाँ पे ओपन होगा आपके गलेट, यहाँ पे गलेट ओपन होगा, फिर आपका जो स्पिंक्टर है ये रिलैक्स होगा, अंदर खाना जाएगा। तो ये जो मसल वॉल है, ये मसल वॉल क्या करता है, एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलीज करता है, जो कि नीचे की तरफ फूड को क्या करता है, ढकेलता है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, एक अल्टरनेट फेज बाय फेज कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन लाइक दैट होता है, और नीचे ये जाता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, हाउ कैन वी डिफाइन द पेरिस्टाल्सिस? It is a rhythmic contraction wave that causes the propulsion of the food down the line through the esophagus, right? And finally, it helps to enter into the stomach. ये है आपका peristalsis. Remember, peristalsis यहाँ से start हो जाता है ना? Almost pharyngeal region से start हो जाता है, और anus last end तक, stomach में, intestine में, large intestine में, हर जगह पे ये contraction relaxation रहता है। ये rhythmic contraction relaxation जो कि फूड को नीचे की तरफ ढकेलता है ना, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। लेटस दिस इज योर, मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये सपोज इसोफेगस है ना, ये इसोफेगस है। अब खाना इसके अंदर अभी जाने वाला है, जा रहा है, देखो, तो खाना जैसे गया इसके अंदर में, कैसे जा रहा है, अब यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फूड नीचे की तरफ बोलस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नीचे की तरफ बोलस गया, ठीक है। यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन हो रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बोलस है इस जगह पे, सपोज यहाँ पे बोलस है, देखो अगर यहाँ पे बोलस है, इसमें बोलस है, तो यहाँ पे क्या होता है, बिहाइंड द फूड बोलस देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो रहते हैं, सर्कुलर मसल, इसका कंट्रैक्शन होता है, ताकि क्या होता है, फूड आगे की तरफ, नीचे की तरफ जाता है।
और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल, देखो यहाँ पे देखा हुआ है हम लोगों का, यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल आउटर है मसल और सर्कुलर मसल इनर है। अभी सर्कुलर मसल क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो रहा है। कहाँ पे, बिहाइंड द फुट, तब ये पुश करता है नीचे की तरफ फुट जाता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ द फुटबॉलर्स का आगे यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मसल, अगर यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर मसल आपके रिलैक्स होगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो दिस लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट वे। जहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स होता है, कब, जब फुट बोलस का पीछे की तरफ बिहाइंड दिस और आगे तरफ पुश करता है, फिर जब फूड आगे आता है फिर अगेन इसका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो पीछे की तरफ फूड का माने बोलस का पीछे की तरफ क्या होता है, सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल मसल का रिलैक्सेशन। लेकिन उसके आगे की तरफ क्या होगा, सर्कुलर मसल का रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडनल मसल का कंट्रैक्शन। तो इस तरह से अल्टरनेटिव एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन चलता जाता है। दिस वेव ऑफ कंट्रैक्शन, rhythmic wave of contraction which propels the food down into the stomach through the esophagus. This is known as peristalsis. तो peristalsis कहीं पे भी रहता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे esophagus में देखने को मिलता है और stomach आगे intestine भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। peristalsis फूड बोलस नीचे कैसे जाता है और इसके लिए सिग्नल कहाँ से आता है, सिग्नल न्यूरॉन से आता है। ये जो नर्व प्लेक्सस हमने देखा था, मायोटेरिक प्लेक्सस इन बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसके ब्रांचेस आगे जाके सब म्यूकोसा, रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंट, सब म्यूकोसा में क्या बन रहा था, मेसनर प्लेक्सस बन रहा था। और यही सिग्नल ये क्या कराता है, आपके जो मसल्स है, ये जो मायोटेरिक प्लेक्सस का सिग्नल आएगा नर्वस सिस्टम, मतलब जैसा अभी खाना आता है तो सिग्नल, अगर आपके यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं कुछ, जब खाना यहाँ पे जाता है इसके वॉल के अंदर में, यहाँ पे ना आपके स्ट्रेच रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर्स रहते हैं, वो सिग्नल लेके जाते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स में और फिर वापस आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, अब तो हम लोग जान चुके हैं कि सेंसरी में जाता है और मोटर में आता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल आता है थ्रू द नर्वस सिस्टम मायोटेरिक प्लेक्सस, इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल का जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जैसे हमने यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस में देखा ना कि सर्कुलर मसल यहाँ पे कंट्रैक्ट होता है तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होता है, एंड दिस आर गाइडेड बाय दिस न्यूरोनल सिग्नल ऑफ दिस प्लेक्सस। ये मायोटेरिक प्लेक्सस, मेसनर प्लेक्सस, दिस आर द ब्रांचेस ऑफ व्हाट, योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इसके चलते ये कंट्रोल होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, मोटिलिटी, आगे स्टोमक इंटेस्टाइन का मोटिलिटी वगैरह देखेंगे, उसका सिक्रेशंस देखेंगे, दिस आर ऑल कंट्रोल्ड बाय न्यूरल मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। अब थोड़ा डिजीज के बारे में देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स कब कहाँ कैसे होता है। सोचो यहाँ पे फूड हम लोग निकला, इसोफेगस के थ्रू गया, तो यहाँ पे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रहता है, राइट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अगर ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर में कुछ प्रॉब्लम होता है और खाना क्या होता है, अंदर जाना, मतलब टूवर्ड्स द इसोफेगस एंड स्टोमक के जाने के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। या फिर नीचे का जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर खाना यूनिडायरेक्शनल मेंटेन नहीं हो पाता है। स्टोमक में जो एसिडिक फूड रहेगा आके वो वापस दोबारा भी जा सकता है, कब, इसका जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। सो जब खाना इसोफेगस से ऊपर मुंह के तरफ जाता है, बिकॉज ऑफ failure of this upper esophageal sphincter, that condition we say regurgitation, ठीक है, regurgitation। और नीचे में जो हमने देखा था यहाँ पे जो स्पिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, इस लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर को और एक नाम में भी जाना जाता है, इट्स कॉल्ड एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, क्योंकि ये स्टोमक के साथ यहाँ पे नीचे जुड़ा हुआ है। स्टोमक के लिए गैस्ट्रो और इसोफेगस ऊपर के लिए, तो इनका जंक्शन में होता है। सो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर भी इसको बोलते हैं। अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर ये स्क्वीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या होता है, फिर खाना आके स्टोमक में रहता है, ऊपर दोबारा नहीं जा पाता है, राइट। और रिलैक्स होता है, इसका रिलैक्सेशन होता है तो फूड इसोफेगस से नीचे स्टोमक में आता है ना। If there is a condition or disease condition, abnormal condition where it is unable to relax, अगर relaxation में failure हो जाए, failure of lower esophageal sphincter,
अगर रिलैक्स ढंग से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर रिलैक्स फेलियर हो गया मतलब क्या होगा कि फूड नीचे क्या होगा? आ नहीं पाएगा, क्योंकि रिलैक्स होगा तभी तो फूड आएगा, लेकिन आ नहीं पाएगा। तो खाना फिर क्या होगा? यहाँ इसोफेगस में यहाँ पे फूल जाएगा, इसोफेगस में खाना बहुत देर तक रहेगा, फर्मेंटेशन होगा, बदबू आएगा, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन वगैरह वहाँ पे ऐसा होगा, है ना। और वो एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं अक्लेसिया कार्डिया। कार्डिया क्यों बोलते हैं? यहाँ देखो स्टोमक के ऊपर इस जगह पे हमारा हार्ट रहता है, हार्ट के लिए हम लोग कार्डियक यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? अक्लेशिया। लेट मी राइट, अक्लेशिया कार्डिया, ठीक है। तो अक्लेशिया कार्डिया इसको बोलते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए अगर आगे लगता है तो विदाउट अक्लेशिया कार्डिया, इसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन फेलियर होता है, मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन फेलियर होता है, और तभी यहाँ पे खाना डिस्टेंड होकर रहता है इसोफेगस में, बदबू आता है, और दिस कंडीशन इज अक्लेशिया कार्डिया। लेकिन अगर यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम आता है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ढंग से तो क्या होगा? ये फूड मटेरियल फिर दोबारा वापस इसोफेगस में जा सकता है। So acidic food content, when it goes up to the esophagus, then this is called acid burn or gastroesophageal reflux disorder, या फिर इसको pyrosis, PYROSIS pyrosis भी बोला जाता है। So ये दो important disorder है इसके साथ, है ना। Next we'll discuss about some questions. So some questions are, esophagus is composed of skeletal muscle, cardiac muscle, both A and D, and here I have mentioned smooth muscle. तो इसोफेगस में पहला जो ऊपर वाला पोर्शन, सुपीरियर पोर्शन, वी हैव स्केलेटल मसल, लोअर में स्मूथ मसल, बट मिडल में क्या था? दोनों मिक्सचर था। सो ऑल टुगेदर वी हैव बोथ ए एंड डी, स्मूथ मसल भी था और स्केलेटल मसल भी था। सो दिस इज द आंसर, A and D. Next question, Aclasia cardia. Aclasia cardia is associated with, देखो a means without, जैसे माइटोसिस का माइटोसिस होता, ये क्लासिया जो वर्ड है ये आया है रिलैक्सेशन, ये ग्रीक लैटिन वर्ड से ही डिराइव रहता है। सो विदाउट रिलैक्सेशन, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन इज व्हाट? फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, बोथ A and B. Then last one, failure of contraction of lower esophageal sphincter. तो जो lower esophageal sphincter हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था? अगर रिलैक्स हो रहा था तो इसोफेगस का फूड नीचे जाता स्टोमक में, लेकिन अगर फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन अगर होता, मतलब ठीक से रिलैक्स नहीं होता, तो फूड क्या होता है? इसोफेगस में ही जम जाता है ना। सो दैट वाज अक्लेशिया कार्डिया। तो फेलियर ऑफ relaxation of lower esophageal sphincter, ये वाले आंसर है B, right? Now select the correct statement here. Failure of the contraction of the gastroesophageal sphincter called GERD. No, it is Aclasia cardia. अगर contraction का failure होता तो GERD, gastroesophageal reflux disorder, acid burn जिसको हमने पढ़ा था। Failure of contraction क्या है? मैं थोड़ा जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भूलना नहीं, जो आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर है, मतलब लोअर वाला गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर उसका रिलैक्सेशन सही नहीं होता है, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, तो फिर हमारा क्या होता है? अक्लेशिया कार्डिया। लेकिन फेलियर ऑफ कंट्रैक्शन, अगर कंट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा तो एसिड कंटेंट जो स्टोमक का होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं GERD। सो इट इज करेक्ट, है ना। फेलियर ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर फेलियर होता है तो इट इज GERD। ओके, इट्स करेक्ट। No direct enzymatic involvement of esophagus in chemical digestion, although digestion continues in esophagus. देखो esophagus में digestion नहीं होता है ना, क्योंकि उसका जो एक्टिव एंजाइम्स सिक्रेट नहीं होता है। एंड रिमेंबर, जो फूड हमारा esophagus में पेरिस्टल्सिस होके नीचे जाता है स्टोमक में, हार्डली 2-3 सेकेंड्स के अंदर में क्या होता है? हम लोग निगल जाते हैं।
तो कुछ रहता ही नहीं है फूड इसोफेगस में। एंजाइमेटिक सिक्रेशन एक्टिवली नहीं होता है, केमिकल डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है इसोफेगस में, लेकिन डाइजेशन तो कंटिन्यू होता है, क्योंकि इसोफेगस को आने से पहले आपका माउथ में, ओरल कैविटी में सलाइवा के साथ मिक्स होता है। तो जो सलाइवा का काम होता है, सेलेवरी माइलेज हमने पढ़ा था, सेलेवरी माइलेज और टाइलिन, वो क्या करता है? डाइजेशन तो करता है। किसको डाइजेशन करता है? स्टार्च को, मैल्टोज, डेक्स्ट्रिन और आइसोमेल्टोज में कन्वर्ट कराता है। तो वो डाइजेशन तो चलता है, कंटिन्यू तो होता है, लेकिन इसोफेगस का कोई एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता, इसोफेगस में एक्टिवली डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो कंटिन्यू होता है वो चलता है। स्टोमक में जब जाता है तो उसका काम एसिडिक कंटेंट में बंद होता है। सो इट इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। Myenteric plexus, longitudinal muscle, circular muscle plays a role in the peristalsis. करेक्ट है, सही है। Myenteric plexus में नर्व सिग्नल आता है, longitudinal और circular muscles का contraction होता है, करेक्ट। तभी पेरिस्टालसिस, इसका दोनों का एक कंट्रैक्शन होता है, दूसरा का रिलैक्सेशन होता है। और इसमें जो प्लेक्सस होता है, इसमें ब्रांचेस रहता है, किसका? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑपोजिट काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन कराता है, इसका आगे आगे पढ़ोगे एमबीबीएस में कि एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड कैसे पाथवे रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑपोजिट में काम करते हैं। तो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, राइट। सो बच्चों, कोई प्लांट ग्रो करता है, जब सीड हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो जर्मिनेशन होता है, राइट। जब उसका रूट स्ट्रांग होता है तो प्लांट अपने आप बढ़ता है। कोई बेम्बू प्लांट देखोगे, नॉर्मली कुछ भी सीड्स जर्मिनेट होता है 2 दिन में उग के आ जाते हैं, लेकिन बैम्बू प्लांट डालने के बाद 6 महीने तक उसका रूट अंदर ही अंदर जाता रहता है, और जब 6 महीने के बाद 1 महीना में वो काफ़ी मीटर लंबाई ऊंचा पहुंच जाता है। सो मेक योर रूट स्ट्रांग, योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग। अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस यूं कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एनकरेज मी, योर लव इज़ माई एनर्जी, and please comment in the comment box whatever you like. I'll try to meet your requirements. Thank you very much. Jai Jagannath.